हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आजकल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। लोग सर्जरी तो करवा लेते हैं, पर उसके बाद क्या केयर लेनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये उन्हें समझ नहीं आता। आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी। वेलकम डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आज इस मंच पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर, अक्सर लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जरी तो कर लेते हैं, पर उसके बाद क्या केयर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मरीज को अस्पताल में कितने दिनों तक रुकना पड़ता है, उसकी ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे होती है? यूजुअली नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मरीज को 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। अभी एग्जैक्टली कितना दिन रुकना पड़ेगा ये डिपेंड करता है मरीज के दूसरे कंडीशंस के ऊपर भी। अगर किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, तो उसको शायद 1-2 दिन ज़्यादा रुकना पड़ता है। नॉर्मल सिचुएशंस में मरीज को 2 दिन रुकना पड़ता है। कोई सिचुएशंस में हम मरीज को, अगर मरीज बहुत फिट है, बहुत एक्टिव है, बहुत अर्ली एज में सर्जरी करवाता है, तो हम उसको 1 दिन में भी घर भेज सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम उसको 3 डोज ऑफ एंटीबायोटिक देते हैं जो नस में से जाता है। और उसके बाद अगर मरीज फिट है और अगर हमें ऐसे लगा कि कोई दूसरे साइंस है नहीं चिंता करने लायक, तो हम उसको नेक्स्ट डे भी घर पे भेज सकते हैं। विदेश में आजकल थोड़ा ट्रेंड है वेस्टर्न कंट्रीज में डे केयर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने का, लेकिन अभी इस दौरान मतलब अनलेस हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती है, तब तक ये जो डे केयर सर्जरी है हम इंडिया में अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि जो फिट मरीज़ है वो शायद उसी दिन सर्जरी करके अपने घर जा सकता है। नॉर्मली हम 2 दिन मरीज को इसलिए हॉस्पिटल में रखते हैं ताकि हम उसको एंटीबायोटिक दे सके, ताकि मरीज को सर्जरी के बाद कोई इन्फेक्शन ना हो। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहती है सर्जरी के बाद वो है पेन मैनेजमेंट, क्योंकि अक्सर सर्जरी के बाद अगर मरीज को ज़्यादा पेन हो तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो पेन मैनेजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। और अगर हम देखेंगे तो लास्ट 10 से 15 साल में मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट हुआ है कि हम नी सर्जरी के बाद पेशेंट को कम से कम पेन से मोबिलाइज या मूवमेंट कैसे दे सके जी। सो ये एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन अगर आपको सर्जरी के बाद लेस हो तो उनका मोटिवेशन भी बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल का स्टे है वो इसलिए भी यूटिलाइज हो सकता है कि हम उनको घर जाने के बाद क्या करना है वो सिखाए, वॉशरूम कैसे यूज़ करना है, कमोड ट्रेनिंग है, वॉकिंग कैसे करना है, कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं जो उनको इनिशियल फर्स्ट फ्यू डेज में। ये सारी जो जानकारी है अगर हम उसको सही समय दे तो पेशेंट अच्छे से समझ सकता है और घर जाके उनको उतनी आसानी हो जाती है उस चीज़ को फॉलो करने में। बट अगर आप ऐसे पूछे तो ऑन एन एवरेज 2 दिन का स्टे अगर हम मरीज को हॉस्पिटल में रखें तो दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम स्टे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी डॉक्टर, मैंने ऐसे सुना है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बिना टाकों की भी की जाती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और अगर टाके लगने ही है तो टाके कितने दिनों में निकल जाते हैं? अभी जहाँ पे भी कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो लेजर या आर्थ्रोस्कोपी हो या ओपन सर्जरी हो, जब भी बॉडी में कोई भी छेद होता है तो उसको टाका लेना पड़ता है जी। टाके जो रहते हैं वो अपने प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। अगर ज़्यादा टाके लगते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके, जितना एक्सपोजर लगेगा, जितना रिक्वायरमेंट है सर्जरी के बेस्ट आउटकम के लिए, उतने ही टाके लिए जाते हैं। अभी टाके लेने के बहुत सारे टाइप्स है। उसमें जो स्टैंडर्ड टाइप है जिसमें हम सालों से जिस तरीके से टाके लिए जाते हैं वो एक तरीका है जी। लास्ट 10 से 15 साल में मोस्ट ऑफ द सर्जन्स जो है नी रिप्लेसमेंट के बाद स्टेपल्स लगाते हैं। स्टेपल्स स्टेनलेस स्टील के पिंस रहते हैं जो लगाते हैं। और देयर आर सम टेक्निक्स जिसमें
टाके अंदर के साइड से, अंदरूनी साइड से भी लगा सकते हैं, जिसको कुछ लोग स्टिचलेस सर्जरी भी बोलते हैं। हाँ। बट एक्चुअली इट इज नॉट विदाउट स्टिचेस, जस्ट वो टाके आपको बाहर से नहीं दिखते हैं क्योंकि वो अंदरूनी टाइप से लगाए जाते हैं अंदर की तरफ से। जी। सो आपको बाहर से आपको वो टाका नहीं दिखेगा। कोई भी टाका लगाने के बाद नॉर्मली जो स्किन हीलिंग होता है वो 10 से 15 दिन लगता है। वो भी एक बहुत वेरिएबल है। जो हेल्दी पेशेंट है उसको 10 से 12 दिन लगेंगे। जो पेशेंट जिसको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्किन कितने जल्दी हील होगा। पर ऑन एन एवरेज 12 से 15 दिन टाका रखना पड़ता है। एक बार आपका स्किन हीलिंग हो जाए और आपके डॉक्टर को लगे कि ये सेटिस्फैक्टरी हीलिंग है और इसके बाद मुझे ये टाका रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसके बाद वो टाके को निकाल सकते हैं। जब तक आपको टाके लगे हुए हैं तो स्टिचेस का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउअडेज हम प्लास्टिक कोटेड ड्रेसिंग लगाते हैं जो काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ होती है ड्रेसिंग, लेकिन फिर भी आपको केयर करना है कि वो जो स्टिचेस है वो गीला ना हो। और कभी कभार जो ड्रेसिंग ट्रांसपेरेंट रहती है उसमें अगर स्पॉटिंग हो तो हम वापस पेशेंट को ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन 99% रिपीट ड्रेसिंग किसी पेशेंट को नहीं लगता है। एक बार आप घर चले जाएंगे तो उसके बाद डायरेक्टली स्टिच रिमूवल के लिए हम 10 से 15 दिन बाद पेशेंट को वापस बुलाते हैं। ओके डॉक्टर, अभी आपने कहा कि अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि वॉशरूम ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग कौन कौन से प्रकार की होती है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेनली क्या होता है, कोई भी सर्जरी होने के बाद बॉडी को उसको अडेप्ट होना पड़ता है। अगर कोई चेंज हो जाए तो फिर अगर हम पेशेंट को ट्रेन करें, बिकॉज उनको बहुत सारी मन में शंकाएं रहती है कि हम कैसे चल पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और एक सर्जरी होने के बाद उनको जो ड्रेसिंग होता है, फिर जो पेन के साथ उनको चलना है इनिशियल डेज में, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर उनको एक्सप्लेन किया जाए और उनको सिखाई जाए, बिकॉज इनिशियल कुछ दिनों के लिए पेशेंट को वॉकर लेना पड़ता है सपोर्ट के लिए। अभी ये भी कितना दिन लेना पड़े, 3 to 6 वीक डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। लेकिन वॉकर के साथ कैसे चलना है, कैसे वो वॉशरूम तक चल के जा सकते हैं खुद से, कैसे वहाँ पे बैठ सकते हैं और कैसे उनको प्रिवेंट करना है कोई इंजरीज को उसके बाद, ये हम उनको हॉस्पिटल में अगर सिखा देंगे तो उनको घर जाके भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। जी डॉक्टर, अभी आपने कहा कि लोगों को कैसे चलना है, कैसे जाकर बैठना है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। अक्सर लोगों की यही समस्या रहती है कि क्या सर्जरी के बाद हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ये कन्फ्यूजन उन्हें रहता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे पेशेंट्स को ये सवाल रहता है कि हम सर्जरी के बाद चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में कितने सारे लोग रहते हैं जो बोलते हैं, उनको समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, वी कांट से दैट, बट उनके एक माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है कि हम अगर सर्जरी करेंगे तो हम इसके बाद कभी चल नहीं पाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत गलत है। सर्जरी हम इसलिए करते हैं ताकि उससे कुछ बेनिफिट हो पाए आपको, आपका नी का पेन चला जाए, आप अच्छे से चल पाओ, आप सीढ़ी चढ़ पाओ। सो मल्टीपल उसमें टारगेट्स रहते हैं कि हम उससे कुछ बेनिफिट पा सके। जी ओके, सो सर्जरी ही इसलिए करते हैं कि हम बेनिफिट ले, और उसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत हद तक गलत है कि हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। जी क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम कब चल पाएंगे पेशेंट के मन में। जी ओके, और 99% पेशेंट्स को हम सेम डे खड़ा करते हैं और अगले दिन से वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हर पेशेंट को शायद पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। एक व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति से अलग आउटकम परफॉर्म करेगा, क्योंकि हर एक का जो मसल कैपेसिटी है, हर एक की पेन सहन करने की कैपेसिटी है, हर एक का नी का स्टेटस है कि जिस टाइम पे हम जो पेशेंट है वो अपने डॉक्टर तक पहुंचता है और ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो जाता है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कब तक खड़ा हो पाए, कब तक चल पाए। लेकिन ऑन एन एवरेज हर पेशेंट को हम सेम डे शाम को खड़ा करते हैं जिसको सुबह ऑपरेट किया है, और नेक्स्ट डे से वॉकिंग का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। बेड रेस्ट किसी पेशेंट को नहीं होता अनलेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जी, तब तक बेड रेस्ट किसी को नहीं होता है, और डिपेंडेंसी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज अगर मैं सर्जरी करूँ मेरे और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़े कुछ दिनों के लिए,
तो वो एक समस्या होती है पेशेंट के लिए। तो ये जो है नी रिप्लेसमेंट में नहीं होता है। आपको नेक्स्ट डे से हम वॉकिंग जब स्टार्ट कर देते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। सो वॉकिंग एक ग्रेजुएटेड प्रोसेस है जो धीरे 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 इम्प्रूव होगा। अगर आप पहले दिन में भी 2 मिनट वॉक कर सकते हो तो सेकेंड दिन 5 मिनट्स वॉक कर पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। और ये एक प्रोसेस है जो आप अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जितना भी चाहिए आप चल सकते हो। लिमिटेशन कोई रहता नहीं है चलने के लिए आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। पर अल्टीमेटली ये पेशेंट के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि वो कितने हद तक जो डॉक्टर्स की सलाह है वो फॉलो करते हैं, फिजियोथेरेपी फॉलो करते हैं, और न्यूट्रिशन, वेट, मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये सारे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर, अक्सर चल तो पाते हैं लोग, पर ये भी कंफ्यूजन होता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम हमारा घुटना फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो वो फोल्ड करके नीचे बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते, ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो इस पर आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? नी बेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत सारे पेशेंट्स को ये मन में डाउट होता है कि हम नी बेंडिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नी बेंडिंग बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि आप अपने डॉक्टर तक के से ट्रीटमेंट कौन सी स्टेज पे लेते हैं। अगर बहुत स्टिफ है नी तो शायद पूरा नी बेंडिंग ना हो पाए, बट अक्सर आजकल लोग उतनी हद तक नहीं रुकते हैं। दे सीक ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम। अगर आप सही समय पे नी रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट फुल नी रेंज आता है। अभी नी रेंज डिपेंड भी करता है काफ़ी सारी हद तक कि हम कौन सा इम्प्लांट यूज कर रहे हैं और इम्प्लांट डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं मार्केट में और आप आपके डॉक्टर के साथ उसके बारे में इन डिटेल राय ले सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट में भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है, फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट है। टोटल नी रिप्लेसमेंट में भी अलग अलग टाइप्स है और आपको क्या सूट करता है ये आपके नी के स्टेटस पे डिपेंड करता है। और आपके जो डिस्कशन है आप ये इस चीज़ पे आप आपके डॉक्टर से राय ले सकते हैं। मोस्टली इन इंडियन नीज हम हाई बेंडिंग नीज या हाई फ्लेक्शन नीज बोलते हैं हम उसको, वो यूज होता है। हाई फ्लेक्शन नीज इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आपका घुटना इफ नॉट कंप्लीट एटलीस्ट नियर कंप्लीट बेंड हो पाए। और उसका एम ऐसा होता है कि आप अगर नीचे बैठना चाहो कभी किसी रीजन के लिए तो आप नी बेंड करके नीचे बैठ सकते हैं। सो हाई फ्लेक्शन नीज हम यूज करते हैं अपने पेशेंट्स में, जिससे उनको अगर ज़रूरत पड़े तो उनको नीचे बैठने की उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। जी, पर बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका नी कैसे बेंड होगा, और ये पर्सनलाइज चीज़ है। और आप डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपको पर्सनली कितना अटेंशन या कितना नी फ्लेक्शन मिलेगा। जी डॉक्टर, ये भी एक कंफ्यूजन होता है लोगों में कि क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ पाएंगे? क्या सीढ़ियाँ चढ़ना उन्हें पॉसिबल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितनी हद तक उन्हें अपने नी पर जोर देना चाहिए, कितनी हद तक उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए? सो सीढ़ी चढ़ना ये जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, डेफिनेटली ये फुलफिल होती है। इनफैक्ट फर्स्ट 2 दिन में जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे कराते हैं तभी हम उनको ऑलरेडी स्टेयर क्लाइंबिंग और स्टेयर डिसेंट, मतलब सीढ़ी चढ़ना और सीढ़ी उतरना धीरे धीरे कैसे कर सकते हैं वो हम उनको सिखाते हैं। एक बार मसल स्ट्रेंथ पेशेंट का बढ़े, मतलब पेशेंट अगर रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और देन उनका मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है तो वो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर सकते हैं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। पर एक बार आपका वूंड हील हो जाए, आपके टाँके हील हो जाए, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, आपके टिश्यूज़ भी हील हो जाए, तो उसके बाद कितना भी सीढ़ी चढ़ेंगे या उतरेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली वो फुलफिल हो जाती है सीढ़ी चढ़ने उतरने की। वेरएस एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सीढ़ी चढ़ना उतरना और स्लोप, इंक्लाइन और डिसेंट, ये जो चीज़ें हैं ये ग्रेविटी की अगेंस्ट चीज़ें हैं, और जहाँ तक हम उसको कंट्रोल कर सके इट इज़ ऑलवेज बेटर। क्योंकि अगर हम लाइफ देखें नी जॉइंट का तो काफ़ी हद तक हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है। नी डिज़ाइन पे तो है ही, लेकिन हम नी को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंडेंट है।
सो एग्रेसिवली नी स्टेयर क्लाइंबिंग, जब तक हमारा फिजियोथेरेपी कंप्लीट नहीं होता है या मसल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, तब तक अगर हम एग्रेसिवली इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो शायद डैमेज भी हो सकता है। जी। नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद की ये जो रिकवरी होती है वो एज के अनुसार या फिर पेशेंट को बाकी कौन सी बीमारियां हैं इस पर डिपेंड होती है? सो रिकवरी आफ्टर नी सर्जरी मल्टीफैक्टोरल है। एज इज वन ऑफ द फैक्टर। जी। हम कभी कभी उसको फिजियोलॉजिकल एज बोलते हैं, मतलब एक व्यक्ति अगर 60 की उम्र में कितना एक्टिव है, तो शायद हो सकता है कि 80 की उम्र में दूसरा व्यक्ति उतना ही एक्टिव है। जी। सो एज इज अ नंबर, बट फिजियोलॉजिकल एज मतलब पेशेंट का एक्चुअली प्री सर्जरी कितनी क्षमता है काम करने की या कितनी क्षमता है, विल पावर भी डिपेंड करता है। और इसके ऊपर बहुत सारी आउटकम उसमें बहुत सारा डिपेंड करता है। सो एज अगर फिजियोलॉजिकल एज अगर पेशेंट का कम है तो रिकवरी भी बेटर रहती है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ऐसा है कि अगर फिजियोलॉजिकल एज कम है और पेशेंट बहुत एक्टिव है तो उसका लॉन्ग टर्म में वेयर रेट भी उसी तरह से ज़्यादा होने वाला है। दूसरी जो कंडीशंस है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, हार्ट कंडीशंस है, जब किसी व्यक्ति को रहती है तो इन जनरल उसका जो द रिस्पॉन्स रहता है दैट इज यूजुअली स्लोअर एज कम्पेयर टू द पर्सन जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सो उसको रिकवरी टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है इन सिनेरियोज में। जी। और पेशेंट को भी थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से ज़्यादा लेना पड़ता है कि वो उस एक्चुअली एक्टिव लेवल तक पहुंच सके। पर अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मे बी 2 महीना, 3 महीना या 6 महीने के बाद सारे पेशेंट्स एक गुड फंक्शनल एक्टिव लाइफ तक पहुंच जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर लेस एज और हायर एज और दे आर हैविंग कोई मतलब नो मॉर्बिडिटीज या मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है वो एक रिस्पेक्टेबल फंक्शनल आउटकम तक डेफिनेटली पहुंच जाते हैं। जी। अभी आपने कहा कि पेशेंट को अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तो वो कौन से एफर्ट्स है जो पेशेंट को डालने चाहिए, जो ये कौन सी प्रैक्टिसेस है, कौन सी एक्सरसाइजेस है जो उनको करनी चाहिए जिससे रिकवरी में हेल्प हो जाए? सो सर्जरी जब हो जाती है तो उसके बाद जो पेन फॉर्मिंग जो स्टिमुलस है, जो आर्थराइटिस की वजह से जो पेन होता है, जो जॉइंट डैमेज की वजह से जो पेन होता है, वो निकल जाता है। उसके बाद जो रिकवरी है, वो जो मसल रिकवरी है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें पेशेंट कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। सो एक बार सर्जरी हो जाए तो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद बढ़ जाती है टूवर्ड्स गेटिंग द आउटकम इम्प्रूवमेंट। 2 चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है पेशेंट को जो उनकी तरफ से हमें लगती है। वो एक है कि नी रेंज मतलब नी बेंडिंग, दूसरा है नी स्ट्रेंथ। तो इन चीज़ों के ऊपर पेशेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है। अक्सर ऐसे होता है कि इनिशियल फ्यू डेज में जब हम नी बेंडिंग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तभी पेन होता है, और ये पेन टॉलरेंस पे बहुत डिपेंडेंट है। कुछ लोग पेन टॉलरेट कर जाते हैं और 15 डेज तक पूरा नी रेंज उनका वापस आ जाता है, और कुछ जो रहते हैं वो उतना नहीं कर पाते हैं। सो उनको एडिशनल फिजियोथेरेपी या एडिशनल एफर्ट्स उनकी तरफ से लगते हैं कि वो अपना फुल रेंज रिगेन कर पाए। जी। मसल स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर पेशेंट को खुद से ये समझना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो ये जो मार्गदर्शन है फिजियोथेरेपी की तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर पाए, और ये पेशेंट बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग इनहेरेंटली वीक होते हैं, कुछ लोग इनहेरेंटली स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग पूरी लाइफ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग पूरी लाइफ एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जी। सो ये जो डिफरेंस है इसको हमको जो क्लियर आउट करने के लिए पेशेंट का बहुत हेल्प लगता है। जी। एक बार वो एक्सरसाइज समझ ले तो उनको मेनली जो अपने क्वाड्रिसेप्स ग्रुप है मसल के, जिनको क्वाड्रिसेप्स मसल का ग्रुप बोलते हैं, तो वो स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ग्रुप है हैमस्ट्रिंग, उसके कई सारे एक्सरसाइजेस रहते हैं जो उनको सिखाए जाते हैं, और वो सिखाए हुए एक्सरसाइजेस टाइम टू टाइम दे विल बी चेंज डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कैसे उसको कर पाते हैं। एक मे बी 2 और 3 वीक्स बाद स्ट्रेंथनिंग का जो पार्ट है वो बढ़ जाता है, जिसमें इलास्टिक रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस है जो हम ऐड करते हैं उसमें, ताकि उनको बिना डैमेज स्ट्रेंथ बढ़ सके।
और ये जो कंटिन्यूस चेंज है, अगर वो पेशेंट खुद समझे कि हम क्या कर पाते हैं और हम क्या और हमें करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट, और अगर ढंग से करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो रिकवरी पीरियड है वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाता है। जी सर, अभी जो आपने बैंड स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज के बारे में कहा, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स में आप बता पाएंगे? तो जब हम एक्सरसाइजेस पेशेंट को देते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इसकी उनको उसका फ़ायदा हो, उससे स्ट्रेंथ बढ़े, और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उससे उसको डैमेज ना हो। सो इसीलिए ये जो थेराबैंड एक्सरसाइजेस है ये हम उनसे करवाते हैं। थेराबैंड एक्सरसाइजेस एक्चुअली आर रेजिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस, और डिफरेंट कलर कोडिंग इज देयर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के थेराबैंड्स आते हैं विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। वो आपके स्ट्रेंथ असेसमेंट के बाद आपके लिए कौन सा राइट रहेगा वो हम आपको बता सकते हैं, और ये इंडिविजुअलाइज रहता है जी। सो एक थेराबैंड सारे पेशेंट्स को काम नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन उसमें वेट कफ्स रहता है। सो वेट कफ्स और थेराबैंड्स ये जो है ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, मतलब थेराबैंड से आपको रेजिस्टेंस मिलता है और मसल ट्रेनिंग होता है। बिकॉज ये सारे एक्सरसाइजेस हम बिकॉज अगेंस्ट इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है और ये कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेस है, तो उसकी वजह से इसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत हद तक कम है, और दैट इज व्हाई वी रेकमेंड दीज एक्सरसाइजेस आफ्टर द सर्जरी। जी सर, अक्सर लोगों को लगता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमारी रिकवरी बहुत ही अच्छी हो और फास्ट हो, ठीक से हो जाए, तो इसके लिए उन्हें डॉक्टर का जो फॉलोअप शेड्यूल रहता है वो किस तरह से रखना चाहिए? सो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट 2 days तो हॉस्पिटलाइजेशन होता है यूजुअली, उसके बाद ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग के साथ पेशेंट घर जाता है जी। तो नॉर्मली पेशेंट को हम बताते हैं कि अगर कुछ स्पॉट्स हो, अगर ड्रेसिंग में कुछ ज़्यादा है, देन ओनली उनको आना पड़ता है इन फर्स्ट फ्यू डेज। जो फर्स्ट फॉलोअप रहता है यूजुअली वो रहता है टाका निकालने के लिए, और वो रहता है 12 to 15 days के बाद में। 15 दिन के बाद जब पेशेंट आता है टाका निकालने के लिए, तभी अगर वुंड कम्प्लीटली हील्ड है तो उनको टाका निकाल के ड्रेसिंग करके हम घर भेज देते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट फॉलोअप रहता है वो रहता है 1.5 महीने के बाद में, जब हम जो आउटकम है उसको फर्स्ट असेसमेंट होता है, मतलब रेंज कितना बड़ा हुआ है, कंफर्ट कितना है पेशेंट को, और स्ट्रेंथ रिगेन कर रहा है कि नहीं, या कुछ लैग है उसके अंदर। सो ये जो फर्स्ट फॉलोअप है, उसी दौरान हम एक एक्सरे भी करवाते हैं कि हम नी का कंपोनेंट का पोजीशन और सॉफ्ट टिश्यू का कैसे है, मतलब जो हमारा कुछ पैरामीटर्स है जिसके ऊपर से हम गेज करते हैं कि हाउ द नी इज फंक्शनिंग और नी इज डूइंग वेल और नॉट। ये जो है ये फर्स्ट जो फॉलोअप है 1.5 महीने के बाद होता है। सेकेंड फॉलोअप यूजुअली 3 months में होता है। 3 months तक पेशेंट बहुत हद तक कंफर्टेबल हो जाता है, दे स्टार्ट देयर रूटीन लाइफ, उनका जो नॉर्मल वॉकिंग है वो इम्प्रूव हो जाता है, बेंडिंग फुल हो जाता है। तो ये सारा असेसमेंट 3rd month में होता है। थर्ड असेसमेंट यूजुअली 6 months के बाद हम वापस उनको बुलाते हैं। 6 months में उनका वी टेक दैट फॉलोअप एंड कि हाउ मच रिकवरी इज देयर, ये 3rd असेसमेंट होता है। और 4th असेसमेंट 1 year के बाद। तो 1 year के बाद भी यूजुअली हम एक एक्सरे करवा के देखते हैं कि उसका पोजीशनिंग और जो आउटकम है वो सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जो फॉलोअप्स है वो डिपेंड करते हैं पेशेंट पे, पर इट इज़ आइडियली रिकमेंडेड कि एवरी ईयर वो आके अपने डॉक्टर को दिखाए, एक एक्सरे, एक रिव्यू एक्सरे कर ले, बिकॉज जब भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर फ्यूचर में होते हैं तो जब तक वो बढ़ के एविडेंट नहीं हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए उसके लिए जी। सो अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो वी कैन टैकल देन एंड देयर। सो इसके लिए एक एनुअल फॉलोअप अगर पेशेंट कर सके तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, ताकि वो नी का लाइफ जो है वो लंबे समय तक चल पाए। डॉक्टर, आई एम श्योर कि अगर पेशेंट अपने डॉक्टर की सलाह माने और ठीक से फॉलोअप करे तो उसकी रिकवरी होनी है, अच्छी होनी है। पर ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं? क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है उनके सर्जरी के बाद, कि ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स है जो उन्होंने नोटिस करने चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे हम सब जानते हैं कि एक बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, लेकिन कभी कभार उसमें भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स जो पेशेंट खुद नोटिस कर सके और अपने डॉक्टर को जो हमने फॉलोअप शेड्यूल बताया उसके अलावा अगर उन्होंने बीच में कभी कुछ नोटिस किया तो आके दिखा सकते हैं। नी में कोई भी रेडनेस हो, नी में कोई सूजन हो, कभी परसिस्टेंट फीवर हो,
अगर आपको लगता है कि आपका वूंड ऑलरेडी हील हो चुका था लेकिन अभी वहाँ पे कोई गैप दिख रहा है आपको नी में, तो ऐसी सारी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस रहते हैं उन चीज़ों में आप आपके डॉक्टर की जल्दी सलाह ले। आप रुके नहीं, ताकि जो आपके नॉर्मल फॉलोअप शेड्यूल तक आपने रुकना नहीं चाहिए, और यू शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस टू फाइंड आउट कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और इसके लिए हम सही क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं जी। अगर ट्रीटमेंट सही समय पे लेंगे तो शायद आपका नी आपको उसको सेव करके आप फ्यूचर पे चला पाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर कि दर्शकों की सभी कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे और वो अच्छी तरह से केयर ले सकेंगे। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे नी रिप्लेसमेंट के केयर के बारे में? देखिए, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और इस्टेब्लिश सर्जरी हो चुकी है जी। और उसके जो प्रोटोकॉल्स है वो भी काफ़ी सेट है ना, कि कब क्या होगा ये काफ़ी हद तक सेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे नी रिप्लेसमेंट के बारे में आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में इन योर पर्टिकुलर नी, वो आपने उनके डाउट्स सर्जरी के पहले आपने क्लियर कर लेने चाहिए। सर्जरी के बाद आपको क्या लगने वाला है उसकी भी अगर आप प्रॉपर थरो नॉलेज पहले से ले सके तो सर्जरी के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही हद तक हो जाएगा। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स, बहुत सारे क्या वेल विशर्स भी बोल सकते हैं, आपको नॉलेज देते होंगे, आपको बताते होंगे कि ये होता है नी रिप्लेसमेंट के बाद ऐसे करना चाहिए, एंड मल्टीपल चीज़ें जो अपने कम्युनिटी में लोग अपने दे एक्चुअली टेल यू फॉर योर बेनिफिट, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। सो आप हमेशा जो भी आपके डॉक्टर है, जो भी आपके एक्सपर्ट है, उनसे सही सलाह ले इस बारे में। आप उनसे डिस्कशन करके आपके लिए क्या करेक्ट होगा, आपके लिए क्या बेस्ट होगा, उसका आप एक प्रॉपर एक नॉलेज आप उनको ले लेना चाहिए जी। सर्जरी के बाद जब भी जो भी आपको सिखाया जाए, जो भी आपके क्वेश्चंस रहे या जो आपको सिखाया जाए उसको आप ढंग से सीखिए। कोई भी चीज़ें खुद से आप नहीं करेंगे, कोई भी डिसीजन आप खुद से नहीं लो तो आपके ही हित में होगा जी। अगर आपको जो भी आपको बताया गया है कि क्या कब करना है वो अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे, जो आपका फिजियोथेरेपी का पार्ट है वो ढंग से फॉलो करेंगे, जो स्टिचेस का केयर है वो ढंग से फॉलो करेंगे, और जो आपको नहीं करना है वो आप समझ के आप अपने रूटीन लाइफ में उसको आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ही कम है जी। प्रोस्थेसिस डिज़ाइन, सर्जिकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो चुकी है कि अगर आप सब चीज़ ढंग से करेंगे तो मे बी नेक्स्ट 15-20 ईयर्स आपको उस नी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर ये आपका ओनस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप सर्जरी करते हो तो उसके बाद की केयर, उसके बाद का जो पोस्ट ऑपरेटिव आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आपको ढंग से फॉलो करना है, और कोई भी लूज टॉक के ऊपर बिना मतलब विदाउट डिसाइडिंग योर आउटकम ऑन दैट, आप अगर एक्सपर्ट्स से राय लेंगे और एक्सपर्ट्स की बात फॉलो करेंगे देन डेफिनेटली द आउटकम विल बी बेटर। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर अभिषेक, आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी सारी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीवीजी टीवी की इस पहल के लिए और ये जो नॉलेज आप इन सारे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये जो आपकी पहल है इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई एम श्योर ये हम जो नॉलेज पेशेंट्स को शेयर कर रहे हैं उनसे डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।